स्टार्ट करते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो और मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आती हूँ। कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशंस अगर आप लोगों को चाहिए 10 साल के प्रीवियस ईयर के, या आपको हमारे साथ में पूरी तैयारी करनी है दिसंबर बैच की, पेपर 1 की, पेपर 2 की, CSIR नेट एग्जामिनेशन देना चाहते हो, PhD एंट्रेंस की गाइडेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, सारी चीजें JRF अड्डा एप्लीकेशन पर होती है। तो डाउनलोड JRF अड्डा एप्लीकेशन राइट नाउ। साथ ही साथ जो भी क्लासेस की PDF होती है ना, यूट्यूब क्लासेस की जितनी भी PDF होती है वो सब भी आप लोगों को एप्लीकेशन पर डेली मिलती है। ठीक है जी। अगर आप लोग हमारे साथ प्रिपेयर करने की सोच रहे हो, दिसंबर का कोर्स ऑलरेडी लिस्ट करवा दिया है, लाइव बैच होने वाला है। सारी की सारी क्लासेस इस बार लाइव होगी आप लोगों के लिए। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, ऐसे वीडियो कॉल के थ्रू आप हमसे बात कर सकते हो क्लास के अंदर। 100 MS प्लेटफॉर्म पे सारी क्लासेस होती है आपकी। साथ ही साथ दोनों पेपर्स की हैंडबुक मिलेगी, पेपर 1 की भी और पेपर 2 की भी, जैसे कि आप सभी लोगों को मैं हमेशा ही दिखाती आई हूँ, है ना। जैसे कि ये देखो आपका कंप्यूटर साइंस के नोट्स हो गए। ऐसे आप लोगों की टोटल 6 एरेज हैं जिसमें मैंने आप लोगों को डिवाइड करके पूरा का पूरा मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स दिए हैं पेपर 1 के। एंड सेम ऐसे ही आप लोगों को पेपर 2 की भी हैंडबुक मिलेगी, 500 पेजेस के मेरे खुद के नोट्स, जिनसे मैंने अपना JRF 99.91 परसेंटाइल के साथ में स्कोर किया। जो मेरा पिछले 4 से 5 सालों का एक्सपीरियंस रहा है पेपर 1 पढ़ाने का, वो सब आपको मिलता है इस PDF फॉर्म के अंदर, और साथ ही सॉरी इस हैंडबुक फॉर्म के अंदर, जो कि आपको इस कोर्स के साथ में मिलती है। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज मिलती है पेपर 1 और पेपर 2 की। वीडियो कोर्सेज तो मिलते ही हैं, उनके नीचे डेली उनके क्विज भी मिलते हैं, वो भी आप ले सकते हो। यानी कंप्लीट पैकेज आप लोगों के लिए। और 10 साल के प्रीवियस ईयर सोल्यूशन लेने अभी लाइव आप लोगों के लिए करा है ये बैच पूरा। 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशंस और उनकी PDF। टॉपिक वाइज पेपर 1 के सारे वीडियोस मिलेंगे आपको। आप टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस कर सकते हो, पिछले 10 साल में कैसे सवाल उस टॉपिक पे बने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के पास में, आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्विंग पे करेंगे और जल्दी जल्दी आपको आंसर देना है। 30 सेकंड्स का टाइमर हमारे पास में यहाँ पर होने वाला है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स पढ़ेंगे पोस्ट पॉजिटिविस्टिक, इंटरप्रेटिविज्म, पॉजिटिविज्म और आप लोगों का सोर्स क्रिटिसिज्म। ये 4 चीजें हैं जिनके ऊपर सवाल आया है। सबसे शुरुआत ही कर रही हूँ अप्रोचेस के ऊपर, कि अप्रोचेस पे कैसा सवाल आप लोगों के लिए बनता है। तो मैच द कॉलम आप लोगों को लगाना है। देखो हमने बार बार बात करी है मैम, जो पॉजिटिविज्म है वो आप लोगों का किससे रिलेट करता है मैम? वो रिलेट करता है कि जो चीज साइंस ने बोल दी है हम तो उसी चीज के अंदर बिलीव करेंगे। जो साइंस बोलती है वही फाइनल होता है आपका। सही है। देन हमारा जो नेक्स्ट है पोस्ट पॉजिटिविज्म। पोस्ट पॉजिटिविज्म लोग कहते थे कि देखो साइंस ठीक है पर कॉमन सेंस भी इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि हर चीज साइंस प्रूव कर सके, साइंस के अलावा भी चीजें होती है, जैसे IQ वाली जो चीजें होती है, कॉमन सेंस वाली जो चीजें होती है, डेली रूटीन के अंदर जो चीजें होती है, जरूरी नहीं है कि हम जो साइंस बोल रहे हैं सिर्फ उसी को फॉलो करें। साइंस के बियॉन्ड भी चीजें होती है। फिर आता है इंटरप्रेटिविज्म। इंटरप्रेटिविज्म कहता यह है कि हम लोग ऐसा मानते हैं जो भी रियलिटी है वो हम अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको ये दिखाऊं एयरपोर्ट्स, तो ये मैं अपने वे में इंटरप्रेट करूंगी, आप अपने वे में इंटरप्रेट करोगे, सब अपनी अपनी रियलिटी बना सकते हैं। ये इसमें बिलीव करते थे। और फिर आता था सोर्स क्रिटिसिज्म। सोर्स क्रिटिसिज्म ये बोलता था कि कैसे क्रिटिसिज्म करके आपको क्या मिल सकता है, आपको ओरिजिनल चीज के बारे में पता लग सकता है। कोई भी चीज है, कोई भी फोटो है, कोई भी फिंगरप्रिंट है, डॉक्यूमेंट है, कुछ भी है आपके पास, किसी भी प्रकार का सोर्स है डेटा का, आप उस डेटा के एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म या इंटरनल क्रिटिसिज्म करके उसके बारे में और ज्यादा क्वालिटी एनहांस कर सकते हो, उसके बारे में और ज्यादा जानकारी लगा सकते हो। बहुत ही बढ़िया। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर C इसका आंसर दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। सही है। तो एक बार दोबारा से इसको देख लेते हैं आप लोगों के लिए। देखो आपका जो सोर्स क्रिटिसिज्म है वो क्या होता है, इवैल्यूएट करना कि जो क्वालिटी है ओरिजिन की वो क्या है इंफॉर्मेशन की। देन आपका पॉजिटिविज्म लोग कहते थे कि जो आप लोगों के ह्यूमन इंटरेस्ट है वो इरेलेवेंट है, जो साइंस बोलती है वही हम फॉलो करेंगे। फिर अगर मैं बोलूं कि जो आप लोगों की रियलिटी होती है वो अनसर्टेनिटी के साथ में चलती है, तो ये किसमें है हमारे लिए? ये हमारे लिए होता है पोस्ट पॉजिटिविज्म में। कॉमन सेंस ओरिएंटेड बातें हैं। और हम लोग बोलते हैं कि भाई जो चीज हम जैसे ऑब्जर्व करें हम वैसे ही उसको पढ़ेंगे, तो ये आपका इंटरप्रेटिविज्म होता था।
सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो सीक्वेंसिंग वाले क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट में बहुत फेमस है। आपको सीक्वेंस में यहाँ पर अरेंज करना है, करेक्ट ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है। देखो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस है, डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम है, कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रिपेयरिंग ऑफ रिसर्च डिजाइन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मैम, रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, उसके बाद में हम लिटरेचर का रिव्यू करेंगे, उसके बाद में हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर डिजाइन बना रहे हैं और फिर हम लोग कलेक्शन ऑफ डेटा कर रहे हैं। सही बोला क्या मैंने ये चीज? तो बस जो बोला है वही आपको टिक कर देना है, सिंपल डायरेक्ट एकदम, है ना। क्वेश्चन नंबर मैंने नहीं डाला है, अब आप तो करते चलो। एक क्वेश्चन हम मान रहे हैं ना सीक्वेंसिंग का, देखो सैम्पलिंग में से आ सकता है, रिसर्च की प्रोसेस में से आ सकता है। ये जो आप लोगों की 8 स्टेप की प्रोसेस है, क्या क्या होता है, कौन कौन से स्टेप पे, ये हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो सैम्पलिंग और रिसर्च डिजाइनिंग, तो रिसर्च डिजाइनिंग कैसी होनी चाहिए, सो होनी चाहिए। सो मतलब सैम्पलिंग डिजाइन, ऑब्जर्वेशनल डिजाइन, स्टैटिस्टिकल डिजाइन एंड ऑपरेशनल डिजाइन। ये 4 तरीके की डिजाइन प्रिपेयर करते हैं रिसर्च में मैम। एक बार हिंदी में भी पढ़ लो। देखो यहां पर हम क्या लगाएंगे, चॉइस एलिमिनेशन लगाएंगे, सिर्फ एक ही ऑप्शन से सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ एक से। आप ऑप्शन नंबर ए यानी सैम्पलिंग का देखो, सैम्पलिंग मतलब क्या होता है, हमको वो लोग सिलेक्ट करने हैं जिनके ऊपर हम लोगों को डेटा कलेक्शन प्रोसेस लगाना है। तो आपको क्या करना है, आपको करना है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिजाइनिंग, एडवांस डिसीजन अबाउट ऑपरेशनल प्रोसीजर्स, नहीं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिजाइनिंग। तो ए का जब 4 हो जाएगा तो वैसे भी बाकी सारे ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे मैम। करेक्ट, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी भी देख लो, ठीक है ना। प्री प्लान डिजाइन आपका एनालिसिस का आपको जो बनाना होता है वो कौन सा रहता है, वो रहता है स्टैटिस्टिकल डिजाइन। अगर मैं बात करूं वेल थॉट इंस्ट्रूमेंटेशन, बाकी सारी चीजें कैसे करना है, क्या करना है, तो उसके लिए हमारे पास में ऑब्जर्वेशनल डिजाइन की कैसे ऑब्जर्व करना है चीजों को। फिर ऑपरेशनल प्रोसीजर्स क्या होंगे, कौन से टूल्स यूज किए जाएंगे, कैसे एक्चुअली में जो हमने सोचा है उसे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, वो सारी चीजें ऑपरेशनल डिजाइन में आप लोग लगाते हैं। अगला सवाल देखिए, गेनिंग एक्सेस टू द पब्लिक और सोशल सेटिंग इज एन इंपॉर्टेंट इशू इन एथनोग्राफिक। एथनोग्राफिक रिसर्च अभी अभी मैंने बताई, अब वहां पर आपको पब्लिक या सोशल सेटिंग के अंदर एक्सेस मिलना जरूरी है। मैम नहीं मिलेगा तो किससे डेटा कलेक्ट करोगे? अरे दुर्गा पूजा में जाके दुर्गा पूजा को स्टडी करना था, पता चल रहा है वहां पे पांडाल में नहीं घुसने दे रहे हैं आपको, बोले चलो 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 नहीं दे घुसने दे रहे, तो कहाँ नोट्स बनाओगे, कौन सा डेटा कलेक्ट करोगे? डेटा कलेक्ट करने में ये लिख के रहोगे कि आज मैं रिसर्चर हूँ, मुझे किसी ने एंटर नहीं होने दिया, ये लिख के आओगे वहां पे? तो ये तो जरूरी है मैम, बात तो सही है आपकी कि यहाँ पर एथनोग्राफिक रिसर्चेस के अंदर पब्लिक या सोशल सेटिंग्स के अंदर एक्सेस होना जरूरी है, नहीं तो काय का डेटा कलेक्ट करोगे, खुद ही के कल्चर की स्टडी करते रहेंगे मैम फिर तो। अगला स्टेटमेंट कहता है देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन ओवर एंड कवर्ट एथनोग्राफिक टर्म्स। देखो ओवर्ट का मतलब ये होता है जब एथनोग्राफी जो कर रहा है रिसर्चर जो है वो पार्टिसिपेंट को अपनी स्टडी के बारे में बताता है, वेयर इज कवर्ट का मतलब ये होता है जब पार्टिसिपेंट्स को हम अपनी स्टडी के बारे में नहीं बताते हैं, है ना, अंडर कवर एजेंट वाली सिचुएशन चल रही है, समझ रहे हो। जब जैसे फॉर एग्जाम्पल होता है ना, एक पैसिव ऑब्जर्वर होता है और एक एक्टिव ऑब्जर्वर होता है। अब जैसे वो आएगा और बताएगा आपको रिसर्चर कि देखिए मैं आपका ये सब फंक्शन वगैरह इसलिए देख रहा हूँ कि मैं इस पर एक किताब लिखूंगा या इस पर एक रिसर्च पेपर लिखूंगा, तो ये तो हो गया ओवर्ट तरीका। कवर्ट तरीका अंडर कवर एजेंट की जैसे चुपचाप आए और सबको बिल्कुल उसे ऑब्जर्व कर रहा है, किसी को कुछ बता नहीं रहा है ना, किसी को कुछ नहीं बता रहे। हाँ बट ये नहीं अनएथिकल वे में नहीं बोल रही हूँ मैं, पता चल रहा है आप बोल रहे हो कि मैम ये तो अनएथिकल होता है, हमने तो रिसर्च एथिक्स में कुछ और पढ़ाया था, मैं वो नहीं बोल रही हूँ। बैलेंस करना पड़ता है दोनों को, ऐसा नहीं है अंडर कवर एजेंट है पर चोर नहीं बन जाना है चक्कर में कि चोरी करके आ रहे हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 2 फॉल्स है, स्टेटमेंट नंबर 1 ट्रू। हाँ ऐसा होता है ना, पता चल रहा है रिसर्चर की बेइज्जती हो गई, रिसर्चर को घुसने ही नहीं दे रहे, काय का डेटा कलेक्शन। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, कोहरेंट एनालिसिस है, कल्टीवेशन एनालिसिस है, फैक्टर एनालिसिस है और कैनोनिकल एनालिसिस है। यार वीडियो लाइक एंड शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग, मेरे को अच्छा नहीं लग रही ये बात आपकी, एक बार हिंदी में भी पढ़ लीजिए।
कोहोरेट कहाँ किया जाता है? जब आपके पास में एक ऐसी पॉपुलेशन हो जिनमें कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ ना कुछ फीचर्स सिमिलर हो। तो एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन के ऊपर जब हम लोग स्टडी लगाते हैं तो कोहोरेट एनालिसिस लगाते हैं। कल्टीवेशन एनालिसिस हम वहां लगाते हैं जहां पर हमारे पास में सोशल स्टडीज होती है। सोशल लेवल पे आप लोगों को स्टडी कर रहे हो, उनके परसेप्शन को स्टडी कर रहे हो, कल्टीवेट कर रहे हो कि कहाँ से ओरिजिन हुआ इस सोर्स का। ठीक है। फैक्टर एनालिसिस आप वहां लगाते हो जहां पर आपके पास में मल्टीपल वेरिएशंस है, मल्टीपल वेरिएबल्स को स्टडी करने के लिए आपको फैक्टर एनालिसिस लगाना होता है। और कौन सा बच गया? कैनोनिकल विश्लेषण, यानी कैनोनिकल एनालिसिस आप वहां पर लगाते हो जब आपको चीजों को दो चीजों को एक साथ पढ़ रहे हो, फिर आप उसको तोड़ के एक में लेके आओगे। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा चलिए देखते हैं। अब यहां पर ये कह रहा है कोहरट, तो मल्टीवेरिएट, मल्टीवेरिएट कहां होता है? आपके फैक्टर में। तो सी का होगा 4। तो ये तो हटा, ये तो हटा, बी या डी में से आंसर होगा। ठीक है। कोहरट स्टडी, एनालिसिस ऑफ द परसेप्शन ऑफ द सोशल वर्ल्ड, सिमुलेशन ऑफ 2 और मोर टेबल, नो। स्पेसिफिक पॉपुलेशन को स्टडी करना, कोहरट का होगा ए का होगा 2। ऑप्शन नंबर डी ना, ये तो पहले से ही ठीक हो जा रहा था, ए से ही ठीक हो जाता ना 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 ना। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही होगा मैम, ऑप्शन नंबर बी नहीं सही होगा। कर दिया गड़बड़ घोटाला। चलो एक ऐसा सवाल करवाती हूं आपको जो आपकी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में बहुत फेमस रहा है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड रिसर्च और अ गुड सैंपल, इसके ऊपर हमेशा सवाल बनता है। अब देखो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। एक आइडियल सैंपल हमेशा पॉसिबल है? क्या हमेशा पॉसिबल है एक आइडियल सैंपल निकालना? नहीं मैम, फिर स्नोबॉल सैंपलिंग तो पढ़ते ही नहीं। टाइम एंड बजट कंस्ट्रेंट डू नॉट हिंडर द सिलेक्शन ऑफ द आइडियल सैंपल, डू नॉट लिखा हुआ है। अगर ऐसा होता तो नॉन रैंडम सैंपलिंग तो हम लोग पढ़ते ही नहीं, क्योंकि टाइम और बजट की वजह से ही तो हम लेके आए नॉन रैंडम। सैम्पलिंग inadequacies कैन बी मैनेज्ड, यस इट कैन बी मैनेज्ड, ये सही बात है मैम। एक लार्ज सैंपल जो होती है आप वो ले लीजिए और आपका सैम्पलिंग एरर कम हो जाएगा, सही बात है। एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जो होती है वो बेनिफिशियल होती है। अरे बेनिफिशियल मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है, बहुत ही ज्यादा। तो एक अच्छी सैंपल की क्वालिटीज बतानी थी। करेक्ट आंसर आपका हो गया सी, डी और ई। अगला सवाल देखिए। इन स्टडीज इन्वॉल्विंग ह्यूमन सब्जेक्ट there could be a short or a long term change in the participant because of these psychological changes like boredom या फिर fatigue. This would constitute to which one of the following threats to internal validity. समझ रहे हो कि जैसे जैसे समय बीता हम तो बोर हो गया है, जो पार्टिसिपेंट है वो हो गए हैं बोर। ऑब्वियस सी बात है, पहले जो चीजें उनको अच्छी लगती थी अब वो चीजें उनको अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वो मेच्योर हो गए मैम। मैच्योर, ये जो आपकी मैच्योरिटी होती है, ये जैसे मैं आपको इसका एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। जब हम छोटे बच्चे थे तो आप इमेजिन करिएगा, आई थिंक हर छोटे बच्चे का एक सपना होता था कि यार जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और मैं बहुत पैसे कमाऊंगा ना, तो पूरा एक रूम जो है वो मैगी से भर दूंगा, है ना। पूरे पूरे रूम में चिप्स होंगे, स्नैक्स होंगे, हमारे फेवरेट बिस्किट्स होंगे, मतलब कन्फेक्शनरी की दुकान खोल दूंगा। बचपन में हर बच्चे का ये सपना होता था। पर जब हम बड़े हुए तो हमको समझ में आया कि हमको ये सब अब नहीं पसंद है। हमको और दुनिया में और 10 चीजें हैं मैम जिसको ट्राई किया जा सकता है। अब हमारी वो चीजें नहीं है, वो चीजें हमको नहीं पसंद है जो बचपन में हमको पसंद होते थे। हम बड़े हो गए हैं, अब हमको वो बोर करती हैं। पहले बैठे बैठे कार्टून देखते रहते थे, अब कम देखते हैं, मतलब अभी भी देखते हैं हम, पर हम अब कम देखते हैं। अब हम कांच देख लेते हैं, कार्टून देखने का मन करता है तो अब हमको टीवी चला के देखने की जरूरत नहीं होती, बिजली बचा लेते हैं हम, है ना, जाके मिरर देख लेते हैं। तो ये आपका होता है मैचुरेशन थ्रेट। समझ रहे हैं? हिस्टोरिकल इवेंट्स, आपको पता ही है कि पास्ट में कोई ऐसा इवेंट है जो प्रोवोक कर दे भाई, है ना। किसी भाई डेटा कलेक्ट करने गए थे, किसी को कोई इंसिडेंट याद दिला दिया, वो फूट फूट के रोने लग गया, तो डेटा कलेक्शन तो छोड़ो, मॉरली भी बहुत वीक हो जाओगे। मैचुरेशन बता ही दिया, पहले जो चीजें अच्छी लगती थी हो सकता है सैंपल को आज वो चीजें नहीं समझ में आती, अच्छी नहीं लगती है। टेस्टिंग के बहुत ही सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं। लोग बाग जो होते हैं वो चला के आप लोगों को वो रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं हमेशा आपको इसमें वो रिपोर्टिंग वाला एग्जाम्पल देती हूँ, है ना। एक रिपोर्टर है जो पहुंची कि यहाँ पर बाढ़ आई थी, या यहाँ पर किसी ने जो है वो लैंडस्लाइड होते हुए देखा, तो फिर पीछे एक अंकल आते हैं जिनको टीवी पे आने का बहुत शौक होता है, ऐसे साइड साइड से निकल के, हाँ जी मैंने देखा, और फिर एग्जैजरेटेड थ्योरी आपको बताई जाएगी और पता नहीं क्या क्या बताया जाएगा। हाँ जी ये भी हुआ था, वो भी हुआ था, और ये पूरा पत्थर ऊपर उठ के नीचे गिर गया था, पहाड़ टूट गया था। मतलब कुल मिला के रिस्पॉन्सेज चेंज हो सकते हैं।
स्पेशली अगर आपको पता है कि आपको टेस्ट किया जा रहा है तो हॉवथॉर्न इफेक्ट आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन अभी हम लोगों ने बात करी थी, जिसमें आप लोगों के जो टाइप 1 एरर है उसके आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड बियॉन्ड डाउट इफ द रिसर्चर फेल्स टू कंट्रोल द कंडीशन। बात तो सही है। देखो, a set of confounding variables are likely to influence the value of the dependent variable if they are not controlled by the researcher। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो कहानी बोल रहा है, ये तो चलो जो लिखा हुआ है लिखा हुआ है, आप मुझे ये बताओ कि ये ऐसा बोल रहा है कि कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल के बारे में बात हो रही है। अब हमें ये पता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक एक्सट्रानोशियस वेरिएबल होता है। जिम, वेट लॉस और छोले भटूरे वाले अंकल, याद आ गया कि एग्जाम्पल? नहीं, जिसने पढ़ा है दोबारा बता देती हूँ। जिम जा रहे हो, वेट लॉस या वेट गेन जो भी करना है ना, यानी कि जो जिम में आप एक्सरसाइज करोगे उसके ऊपर आपका वेट डिपेंड करेगा। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको मैनिपुलेट कर सकते हो। डिपेंडेंट वेरिएबल आपका वेट, और एक्स्ट्रानोशियस वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल जो नहीं चाहते हम कि इन्फ्लुएंस आए पर जबरदस्ती आता है, वो है छोले भटूरे वाले अंकल। अब जिम के जस्ट बाहर वो छोले भटूरे की स्टॉल लगा देते हैं, कुछ खुशबू उसकी आ रही है मैम, तो हम क्या करेंगे? वेट लॉस के लिए गए तो गेन हो जा रहा है, गेन के लिए गए तो फिर गलत गेन हो जा रहा है ना, फैट इनटेक बढ़ जा रहा है मैम हमारा। तो इस सिचुएशन के अंदर एक्स्ट्रानोशियस वेरिएबल एक थर्ड पार्टी वेरिएबल है जिसका इन्फ्लुएंस हम नहीं चाहते। इसी थर्ड पार्टी वेरिएबल्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें इंटरवेनिंग वेरिएबल आता है, मॉडरेटिंग वेरिएबल आता है, कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल आता है। तो आपके रिसर्च के अंदर आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हेल्प करने के लिए, आपकी रिसर्च को एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देने के लिए जो वेरिएबल हमारे पास में आता है, थर्ड पार्टी वेरिएबल, वो आपका कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल है। जैसे इस केस के अंदर आपका जो डाइट है, जो न्यूट्रिशन होगा, वो क्या होगा? आपका कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल हो जाएगा। सही है? तो ये जो है ये आपका कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल है। अब ये क्या कह रहा है कि सेट ऑफ कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल्स आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इफ दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द रिसर्चर। यस इट विल। सही बोला क्या मैंने? यस इट विल। Causal relationship between the independent variable and dependent variable cannot be established beyond a doubt। ये भी बात बिल्कुल सही है, अगर रिसर्चर ने उसको कंट्रोल नहीं किया तो, और इसकी वजह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैनिपुलेशन पे डिपेंडेंट वेरिएबल का इन्फ्लुएंस नहीं देख पाएंगे, जिसकी वजह से इंटरनल वैलिडिटी लो हो जाएगी। तो ये बात भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सही है। और बिकॉज लगा के देखोगे तो वो भी ट्रू होगा। टी टेस्ट जो है वो हम तब लगाते हैं मैम जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग कंटिन्यूसली मेजर कर रहे हो। chi-square testing allow us to test the hypothesis using both continuous and ordinal data। अब देखो ये डायरेक्टली आपके टेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक पर सवाल आया है। देखो इस सवाल को हम सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक चार्ट हमेशा दिखाती हूँ। आपकी जो टेस्टिंग होती है वो 3 प्रकार की टेस्टिंग होती है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपके टेस्ट करने का पर्पस क्या है, क्या कारण है जिसकी वजह से आप टेस्टिंग लगा रहे हो। देन आपका वो जो पर्पस है उसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार के डेटा को आप लोग यहाँ पर कंसिडर करने वाले हो। और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आप इसमें पैरामीटर सेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये जज करना है, 2 प्रकार की आपकी टेस्टिंग होती है, पैरामेट्रिक टेस्टिंग और नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक टेस्टिंग ऐसी टेस्टिंग है जिसको हम पैरामीटर्स में ढाल सकते हैं, जिसको हम एक लिमिटेड एनवायरनमेंट के अंदर कर सकते हैं। नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं लगाई जा सकती, जिसको किसी तरीके से पैरामीटर में हम नहीं डाल सकते। जैसे कि हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व डेफिनेटली पढ़ा होगा अगर आपने रिसर्च में हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ी है। तो जब आपके पास में जो डेटा आप कलेक्ट करते हो, जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू आप आती है, उसको आप ग्राफ पे प्लॉट करते हो। जब आप उसे ग्राफ पे प्लॉट करते हो और आपको एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मिलता है, एक बेल कर्व मिलता है इस तरीके से, तो ये आपके लिए एक पैरामेट्रिक टेस्ट है। जबकि अगर आपको ऐसा कर्व ना मिले, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना मिले, स्क्यूड मिले, लेफ्ट तरफ राइट तरफ टिल्टेड मिले, तो वो आपके लिए नॉन पैरामेट्रिक में चला जाता है। तो पहले तो ये डिसाइड करो कि पैरामेट्रिक है कि नॉन पैरामेट्रिक है। फिर हमको ये डिसाइड करना है कि ये जो है ये किस बिहाफ पे किया जा रहा है। क्या आप 2 चीजों को कंपेयर करना चाह रहे हो, क्या 2 से ज्यादा चीजों को कंपेयर करना चाह रहे हो, या फिर आप देखना चाहते हो कि दोनों चीजें जो है वो आपस में एक दूसरे से क्या रिलेटेड है कि रिलेटेड नहीं है। अगर मान लीजिए कि आप 2 चीजों के बीच में कंपैरिजन करना चाहते हो, खास तौर पर जब आप मीन वैल्यूज को कंपेयर करना चाहते हो कम सैंपल साइज पे, तब हम लोग टी टेस्ट लगाते हैं। अब जब आप 2 चीजों को कंपेयर कर रहे हो तो वो जो 2 सैंपल है, वो 2 सैंपल आप या 2 जो आप लोगों ने डेटा कलेक्ट किए हैं वो आप सेम ग्रुप से लेके आ सकते हो या 2 अलग अलग ग्रुप से लेके आ सकते हो। तो जब आप सेम से लेके आए हो तो उसको हम लोग पेयर्ड टी टेस्ट बोलते हैं।
अलग अलग से लेके आए हो तो इंडिपेंडेंट या फिर अनपेयर्ड टी टेस्ट बोलते हैं। सैंपल साइज इसमें छोटी होती है, 30 से छोटी होती है। यहीं पर अगर सैंपल साइज बढ़ा दूं और सेम आप काम कर रहे हो, समझ रहे हो कि दोनों की मीन वैल्यू कंपेयर कर रहे हो, तो हम क्या लगाते हैं, जेड टेस्ट लगाते हैं, सैंपल साइज इंक्रीज हो जाती है। सिमिलरली अगर मुझे ये करना है कि मैं कंपेयर करना चाहती हूँ दो लोगों को, और मेरे पास में जो डेटा है वो कैसा है, डेटा मेरे पास में कैटेगोरिकल है, क्वालिटेटिव डेटा है, तब हम लोग काई स्क्वायर टेस्टिंग लगाते हैं, जो क्या चेक करता है, गुडनेस ऑफ फिटनेस चेक करता है। कोई भी चीज कितनी अच्छी है आपके लिए, ये चेक करने का काम आपका काई स्क्वायर टेस्टिंग करता है। कोई आपने मेथड बनाया, कोई आपने पायलट स्टडी करी, वो पायलट स्टडी आपके लिए कितनी अच्छी है, क्वालिटेटिवली आप चेक करो कि कितनी अच्छी है आपके लिए, कितना आपको रिजल्ट देगी, उस समय पे क्या करोगे, काई स्क्वायर। तो दो प्रोजेक्ट थे, दोनों को कंपेयर करें और क्वालिटेटिव डेटा आपके पास में, कैटेगोरिकल डेटा उसके पास में आया है, तो काई स्क्वायर टेस्टिंग लगानी है। सेम अगर आपको दो चीजों के बीच में रिलेशन फाइंड करना है कि क्या मेरा सैंपल ए सैंपल बी से कनेक्टेड है नहीं है, अगर ये करना है और डेटा आपके पास में कंटिन्यूअस है, क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव डेटा आपके पास में, तो आप लोग कोरिलेशन फैमिली का टेस्ट लगाते हैं। ये अलग अलग टाइप के टेस्ट हैं जो आपके कोर्स में बनते हैं। रिवाइज हो गया क्या पूरा? एक बार थम्स अप करेंगे सभी लोग लाइव चैट के अंदर, अगर जो मैंने बोला वो सबको रिवाइज हो गया तो, और जो पहली बार पढ़ रहा है उसको भी हो गया तो। समझ में आया क्या जो मैंने बोला? स्टूडेंट टी टेस्ट कहाँ लगता है, जेड टेस्ट कहाँ लगता है, काई स्क्वायर कहाँ लगता है, कोरिलेशन फैमिली का टेस्ट कहाँ लगता है? जल्दी से थम्स अप करके बताओ, इतना टाइम नहीं लेना है। आप देखो, मैं ये कह रही हूँ कोरिलेशन, जो कोरिलेशन होता है वो भी दो टाइप का होता है मैम। देखो कोरिलेशन होता है एक आपका स्पीयरमैन का और एक आपके लिए होता है पियर्सन का। अभी मैंने बोला P फॉर पैरामेट्रिक, तो जितने भी आपके पैरामेट्रिक टेस्ट होंगे उन सब के अंदर हम पियर्सन कोरिलेशन लगाएंगे, और जितने भी आपके पास में क्या होंगे मैम, नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग लगानी है, उसमें हम लोगों को नॉन पैरामेट्रिक में स्पीयरमैन कोरिलेशन टेस्ट लगाना है। बेटा मैंने हिंदी में ही बताया है और इससे ज्यादा हिंदी हो नहीं पाएगी, है ना। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको समझा दूं, पर मेरे इतना ही हो पाएगा, है ना। मैं ये बिल्कुल भी इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं कुछ उल्टा आपको बोलना चाह रही हूँ, बट जेन्युइनली बता रही हूँ कि मेरा मीडियम हमेशा से इंग्लिश रहा है, इसलिए मैं इसी भाषा में बोल पाऊंगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको मैं पूरा समझा सकूँ, क्योंकि समझाते समय तो मैं हिंदी यूज करूंगी, बट वो जो टेक्निकल टर्म्स है वो मैं हिंदी में नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि मुझे आते भी नहीं है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, जस्ट बिकॉज कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरा वीडियो पूरा देखो, इसलिए मैं कुछ भी करूँ वो मैं नहीं कर पाऊंगी, सॉरी टू से, ठीक है। जो मैं सही बता पाऊंगी मैं वही आपको बता पाऊंगी। तो स्पीयरमैन हो गया और पियर्सन हो गया, तो पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक, ये भी हमको समझ में आ गया। पैरामेट्रिक जिसमें लिमिटेशन लगा सकते हैं, नॉन पैरामेट्रिक जिसमें हम लिमिटेशन नहीं लगा सकते। सही है मैम, ये भी समझ में आ गई, क्लियर है हमको? बिल्कुल क्लियर है। अब मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ कि हमने कंटिन्यूस डेटा बोला, कैटेगोरिकल डेटा बोला, मैम ये डेटा मतलब कैसे समझे? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी एज, जैसे आपकी सैलरी, ये क्या है, किस प्रकार का डेटा है? ये कंटिन्यूस डेटा है। कैसा डेटा है? कंटिन्यूस डेटा है। आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया था आपके 2022 के पेपर में कि जो एज है वो क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कंटिन्यूस डेटा है। ऐसा डेटा जो क्वांटिफाइबल है, और कैसा है, पॉइंट में भी फर्क पड़ता है। आप बोलते हो ना कि मैं 1 साल जो है 6 महीने का हो गया, मतलब आप तो नहीं कि मैम हम 23 साल 6 महीने के हो गए हैं, ऐसे बोलते हो ना। सैलरी बोलते हो कि मेरी सैलरी 1.5 लाख है, मेरी सैलरी 56,000 है, ऐसा बोलते हैं ना। तो पॉइंट्स में भी काम चलता है, इन बिटवीन भी चलता है। कैटेगोरिकल डेटा ऐसा डेटा है जो क्वालिटेटिव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जेंडर, अब ये कैटेगोरिकल है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, इसी तरीके से आप बताओगे, सही है ना। इसमें आपका वो नहीं हो सकता, बीच में पॉइंट वाली वैल्यू नहीं हो सकती कि आधा फील आधा ऐसा नहीं बोल सकते हम। अलग अलग कैटेगरीज होगी उसके लिए, सही है। आप देखो, अगर ये पूरी समरी समझ में आई है तो क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, आप सॉल्व करो।
टी टेस्ट वहां लगाते हैं जहां डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग कंटिन्यूटी के लिए मेजर करते हैं। सही बात है मैम, अभी अभी आपने बताया दोनों के लिए काम करता है टी टेस्ट, कैटेगोरिकल के लिए भी करता है, कंटिन्यूअस के लिए भी काम करता है। अगर आपको समझ में आता था जो मैंने कहानी सुनाई, अगर आपने पुरानी क्लासेस सारी देखी, रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ा है, किसी के पास में था कोर्स, उसने पूरा मेरा रिसर्च पढ़ा है, सिर्फ देखते ही सॉल्व होने वाला सवाल है, क्योंकि मैंने वो चार्ट आपको दिए हैं, ठीक है। जो जो कोर्स में एनरोल था उसको पता होगा ये चीज। आप देखो काई स्क्वायर टेस्टिंग अभी अभी हमने डिस्कस की। काई स्क्वायर टेस्टिंग जो होती है, क्या वो कंटिन्यूअस डेटा पर काम करती है? करती है। पर क्या वो ऑर्डिनल डेटा पे काम करती है? कैटेगोरिकल वाले पे? स्टेटमेंट नंबर 2 फॉल्स, स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है। 1 सही है पर 2 गलत है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगर डायग्राम पता था, अगर समझ में आया था, तो आई डोंट थिंक की प्रॉब्लम होगी। अगला सवाल देखिए, देखो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी आपके स्वतंत्र चर और आप लोगों के देखो आश्रित भी बोल सकते हो या आप इसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकते हो। अब मैम जो आप लोगों का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो मिट गया है, यहां लिखते हैं आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये ऐसे कह रहा है कि ये हमेशा डाइकोटोमस होगा। डाइकोटोमस मतलब होता है दोहरी बिहेवियर जिसका होता है, जो 2 वे काम करता है, जैसे यस या नो, जिसकी 2 ही वैल्यू हो सकती है। किसी भी एक ऐसे वेरिएबल जिसकी 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, 2 ही वे में वो बिहेव करता है, यस या नो, मेल या फीमेल, है ना, हाई या लो, जो 2 ही वैल्यू रख सकता है, ऐसे वेरिएबल्स को हम डाइकोटोमस बोलते हैं। तो ये हमेशा डाइकोटोमस होता है, ऑलवेज लिखा है, इस वजह से गलत हो जाएगा। और डिपेंडेंट वेरिएबल कभी भी डाइकोटोमस नहीं हो सकता, ये तो गलत है। हो सकता है ना, अभी एग्जाम्पल दिया मैम, आप आज स्कूल जाओगे क्या, यस या नो, डाइकोटोमस हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। अगला सवाल देखिए, पैरामेट्रिक टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑर्डिनल एंड नॉमिनल स्केल्स ऑफ डेटा। पैरामेट्रिक टेस्टिंग डू नॉट सपोज एनी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन एंड consequential assumptions। हिंदी में भी पढ़ लो एक बार। देखो बहुत ही इजी हो जाएगा अगर आपने इस क्वेश्चन के ऑप्शंस का मतलब निकाल लिया तो। थोड़ा सा मतलब ही बनना पड़ेगा यहाँ पर। हाँ बोथ आर फॉल्स, बिल्कुल सही, वेरी गुड। पैरामेट्रिक टेस्टिंग अभी अभी हम लोगों ने इस पे काफी चर्चा करी थी मैम। पैरामेट्रिक टेस्ट जो है उसे हम ऑर्डिनल और आपके नॉमिनल स्केल पर नहीं लगा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखो ये जो स्केलिंग है ये कौन सी स्केलिंग है मैम, जहां पर हम लोगों ने नॉमिनल स्केल पढ़ा था, फिर हम लोगों ने ऑर्डिनल स्केल पढ़ा है, फिर हम लोगों ने इंटरवल स्केल पढ़ा है, और फिर हम लोगों ने रेशियो स्केल पढ़ा है। 4 तरीके की मेजरमेंट स्केल्स हम लोगों ने पढ़ी है मैम। कोई भी डेटा आपके पास में आता है, सबसे पहले आप उसको कैटेगराइज करते हो, फिर आप उसमें ऑर्डरिंग लगाते हो, फिर आप 2 डेटा वैल्यूज के बीच की डिफरेंस को फाइंड आउट करते हो, और फिर फाइनली आपके पास में एक 0 पॉइंट आ जाता है, ओरिजिन आ जाता है, जिसके बिहाफ पर 0 से वो वैल्यू और 0 से दूसरी वैल्यू, और इन दोनों के बीच का आपका रेशियो आप निकाल सकते हो, जिससे आपको सबसे बेहतर कोई चीज समझ में आ जाएगी। कोई भी डेटा आपने कलेक्ट किया उसको समझ ही तो रहे हो, उसी से तो कंक्लूजन निकाल रहे हो। तो कोई भी चीजों को समझने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है, दोनों में कंपैरिजन कर लो। मैं आपको बोलूं ए बढ़िया कि बी बढ़िया, तो आप बोलोगे मैम दोनों में कंपैरिजन कर लो, दोनों का रेशियो निकाल लो, आपको पता लग जाएगा। बिल्कुल वैसे ही तो ये आपके डेटा के मेजरमेंट स्केल्स हैं। जो चीजें नॉमिनल में आती है वो ऑर्डिनल में भी आती है, जो चीजें ऑर्डिनल में और नॉमिनल में आती है इंटरवल में आती है, मतलब ओवरलैपिंग रिलेशन है। जैसे कि ये जयपुर है, ये राजस्थान है, ये इंडिया, ये एशिया है, समझ गए ना। जो चीज एशिया में है वो जरूरी नहीं जयपुर में हो, वो वाला गेम है। तो सबसे बड़ी स्केल है आपकी रेशियो स्केल, उसके बाद है इंटरवल स्केल। आपकी पैरामेट्रिक टेस्टिंग कहाँ लगती है, इन दोनों वाली स्केल्स में लगती है, और नॉन पैरामेट्रिक स्केल्स कहाँ लगती है, ऑर्डिनल और नॉमिनल में लगती है।
तो आपसे यही चीज पूछी जा रही थी यहाँ पर कि आपकी ऑर्डिनल स्केल और नॉमिनल स्केल में नहीं लगता है, बिल्कुल सही बात है ये। पैरामेट्रिक टेस्ट डू नॉट सपोज अ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन एंड द, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अगर उसको पहले से ही अपना गोल ओरिएंटेशन नहीं पता है, उसको पता ही नहीं है कि मैं क्यों लग रहा हूं, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन को लिमिट ही नहीं कर सकते तो फिर पैरामेट्रिक क्यों लगाओगे? तो ये जो डू नॉट है ना, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर सिर्फ डू होता तो सही होता। देखो मैं आपको एक चार्ट दे रही हूँ, डिफरेंस चार्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और ये आपको अच्छे से रिवाइज करना है। सही है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपके दोनों का डिफरेंस है। पैरामेट्रिक में पियर्सन लगता है, नॉन पैरामेट्रिक में स्पीयरमैन लगता है। अगला सवाल देखिए, अभी अभी मैंने स्केल्स के ऊपर बात करी थी, तो कौन सी स्केल क्या काम करती है उसके ऊपर सवाल है। कौन सी स्केल क्या काम करती है? देखो आपसे ये बोला जा रहा है कि आपको ये बताना है कि सिंपलेस्ट टू मोस्ट इन्वॉल्व्ड स्केल बतानी है। तो आपको अभी जो मैंने चार्ट बना के दिखाया वो बताना है। तो सबसे पहले नॉमिनल, फिर उसके बाद में ऑर्डिनल, फिर उसके बाद में आपका इंटरवल और फिर फाइनली रेशो। तो आपको वही लगाना है, ठीक है। और किसमें कौन कौन से रिलेशंस होते हैं ये भी हमको पता होना चाहिए। जैसे नॉमिनल के अंदर हम मोड लगाते हैं, ऑर्डिनल के अंदर हम मीडियन लगाते हैं, मोड और मीडियन दोनों लगी, इंटरवल के अंदर हम लोग मीन को ऐड कर देते हैं, और रेशो के अंदर तो हम लोगों को हर तरीके के फंक्शंस मिलते हैं। क्यों? हमारे पास में 0 पॉइंट आ जाता है। अगला सवाल, थोड़े क्वेश्चंस प्लैगरिज्म के ऊपर करें। चलिए थोड़ा बहुत प्लैगरिज्म भी रिवाइज कर लेते हैं। यूजीसी ने 2018 के अंदर एक रेगुलेशन निकाला था प्लैगरिज्म के ऊपर। प्लैगरिज्म मतलब चोरी चकाटी का मचाना, कॉपी पेस्ट मारना, दूसरे के काम को अपने नाम देके चिपका देना, और फिर ढंग से रेफर भी नहीं करना, साइटेशन भी नहीं देना। अब देखो क्या कह रहा है, इसके अकॉर्डिंग अगर मैंने 14% का प्लैगरिज्म किया है तो मैं कौन से लेवल में आता हूं? तो देखो आपके पास में टोटल यहाँ पर 4 लेवल हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है 0 से 10% वाला, एक होता है 10 से 40% वाला, एक होता है 40 से 60% वाला, और एक होता है 60% अबव। मतलब बिल्कुल ही बदतमीजी, थोड़ी कम बदतमीजी, उससे कम बदतमीजी, गलती से हुई बदतमीजी, समझ गए? ये होता है आपका लेवल 0, ये होता है आपका लेवल 1, ये होता है आपका लेवल 2, और ये होता है आपका लेवल 3। लेवल 3 प्लैगरिज्म मतलब बदतमीजी भयंकर वाली बदतमीजी के लिए क्या होता है, आपको कर दिया खत्म, रिसर्च का करियर ही खत्म। समझ रहे हो? जो रिसर्च प्रोग्राम है किसी भी एक बच्चे का जिसने ये किया है, उसका काम खत्म। कोई थीसिस या डिसर्टेशन आप लिख रहे थे, खत्म। मान लीजिए कि किसी ने रिसर्च पेपर पब्लिश करवाना था, तो जो कैंडिडेट है उसको मना कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ उसको ये बोलेगा कि 2 साल तक तू कोई रिसर्च पेपर नहीं लिख सकता, नहीं पब्लिश कर सकता। साथ ही साथ हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ लेके डूबेंगे। 2 साल के लिए ये खुद कोई पेपर नहीं लिख सकता, और 3 साल के लिए इसका जो सुपरवाइजर है वो किसी और को सुपरवाइज भी नहीं कर सकता। हम तो डूबेंगे सनम, साथ में सुपरवाइजर को भी लेके डूबेंगे। तभी तो जो सुपरवाइजर होते हैं, आपने सुना होगा आपके आसपास जितने भी, क्योंकि आप इस कम्युनिटी में आने वाले हो, मेरे पास तो सभी के सभी ऐसी कम्युनिटी वाले जो रिसर्च कर रहे हैं, तो मैं तो उनसे रोज यही चीजें सुनती हूँ। जितने पुराने स्टूडेंट्स हैं जो आज अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पीएचडी कर रहे हैं, कितना ही अच्छा कॉलेज क्यों ना हो, सबके हाल सेम है कि मैम सुपरवाइजर आंसर नहीं करते, सुपरवाइजर कुछ बताते नहीं है, ऐसे है वैसे। वो इसलिए है क्योंकि उसको डर है ना, तुमने अगर बदतमीजी कर दी तो उसका 3 साल लुढ़क जाने हैं। जो बेचारा प्रोफेसर है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसको एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए पॉइंट्स चाहिए, फिर एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए भी पॉइंट्स चाहिए, और आप ऐसा कर दो, लेवल 3 प्लैगरिज्म मचा दो, तो बेचारे के तो टेंशन हो जाएगी ना। इसलिए वो बहुत कम रिस्पॉन्ड करते हैं, एकदम सोच समझ के वो जो है एक्शंस लेते हैं। अगर 10% से कम आपने करी होती है तो हम मान लेते हैं कि गलती से हो गई, कोई बात नहीं, ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात आती है कि मान लो लेवल 1 किया मैम, तो लेवल 1 किया तो आपको क्या किया जाएगा, 6 महीने के लिए डिबार्ड कर दिया जाएगा, प्लस आपको ये बोला जाएगा कि आप जो रिसर्च पेपर पब्लिश करवा रहे थे वो आप वापस ले लो, आपको दोबारा से करना पड़ेगा, और 6 महीने के लिए डिबार्ड हो जाओगे आप थीसिस या डिसर्टेशन प्रोग्राम से।
मान लीजिए कि आपने क्या किया, लेवल 2 का प्लैगियरिज्म किया। अब लेवल 2 प्लैगियरिज्म के अंदर आपको 1 साल के लिए डिबार्ट किया जाएगा। अगर आप किसी भी एक प्रोग्राम में हो, पीएचडी वीएचडी कर रहे हो, तो 1 साल के लिए आप डिबार्ट हो जाओगे। और अगर कोई एप्लीकेशन आपने दी है, फॉर एग्जाम्पल कुछ रिसर्च पेपर आर्टिकल वगैरह आप पब्लिश कर रहे थे, तो आपको ऐसा बोला जाएगा कि आप 1 साल तक कोई रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं कर सकते। साथ ही साथ जो आपका सुपरवाइजर है वो 2 साल तक किसी और को सुपरवाइज नहीं करेगा। समझ गए? और लास्ट वाला तो मैंने बता ही दिया, उसमें तो गए दोनों। सही है, तो ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अगर आपको मेरा समझाया समझ में आ गया तो और बेटर है। अगला देखो, है ना, आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं जितने आपके टॉपिक्स हो सकते थे वो सब टॉपिक्स को मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए रिलेट कर सकूं। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवाइज करना आप इस क्लास को, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ पढ़ी है हमने। आप देखो यहाँ पर आपको अगर अच्छी एक क्वेश्चनरी बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिसर्च का पर्पस पता होना चाहिए। बिल्कुल, आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस लेवल तक आप क्वेश्चंस बना सकते हो, कितना ब्रेव आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये भी बात सही है। अगर आपसे मैं बोलूं कि अवॉइडेंस ऑफ द लीडिंग क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही कॉमन सी चीजें हैं, जो बहुत ही ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्टली डेटा सेंट्रिक बातें करती है या आपको कंट्रोवर्सी में डाल सकती है, ऐसी चीजों से हमको बचना पड़ता है। ये भी बात सही लिखी। क्वेश्चंस जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेते हैं, अब देखो यहाँ पर अगर मैं बोल रही हूँ कि हमें ये चीज देखनी है कि अगर आपको एक अच्छी क्वेश्चनरी बनानी है तो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वाली सिचुएशन जो है वो आपको कंसिडर नहीं करनी चाहिए। क्यों? उससे बहुत बड़ा हो जाएगा आपका क्वेश्चनरी। डबल बैरल्ड क्वेश्चन, वही बात होगी, दोहरे वाले तो आपको लेने ही नहीं है। जिसके अंदर डबल मीनिंग निकल रहा हो वैसा नहीं लेना चाहिए, फिर तो क्लेरिफाई नहीं होगी चीजें। तो एक अच्छी क्वेश्चनरी बनाने के लिए लॉजिकल, सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड वे में आपको काम करना है। लॉजिकल फ्लो होना चाहिए। आपको ये नहीं देना चाहिए, जैसे आपसे मैं बोलूँ कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो बचपन में लिख के आते हैं कि फोटोसिंथेसिस हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन एंड बाय द मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस वी मीन। ऐसा नहीं पूछना है कि भाई क्वेश्चन से ही आंसर निकल जाए, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो कोई, ऐसा नहीं लेना है। ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम तो है नहीं ना, डेटा कलेक्ट करो, तो पार्टिसिपेंट अपना डेटा दे, ऐसा कुछ हमको करना पड़ेगा। अगला सवाल देखिए, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है ये। Experimental's biasness is a real issue at different phases of research. A researcher can influence the result of a study by mistake in observation and data entry, neither intentionally or otherwise. शोधकर्ता के बारे में यहाँ पर बोला हुआ है कि शोधकर्ता की बायसनेस आ सकती है, इंटेंशनली भी आ सकती है, चला के लाए कि मेरा डेटा निकल जाए, मेरा रिजल्ट निकल जाए, मेरी रिसर्च कंप्लीट हो जाए, या फिर अनइंटेंशनली भी हो सकती है। मैम गलती से आ गई है बायसनेस, गलती से भी तो हो सकता है ना। गलती से जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हो जाता है मैम, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में और डिपेंडेंट वेरिएबल में उसका रिजल्ट देखते हैं। इस सिचुएशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते करते हो सकता है अनइंटेंशनली ज्यादा मैनिपुलेट कर दे, तो इसलिए हम मैनिपुलेशन चेक लगाते हैं। तो हो सकता है इंटेंशनली आ जाए, अनइंटेंशनली आ जाए, ये बात सही है। तो बिल्कुल सही बात है कि ये एक रियल इशू है, बिल्कुल सही है। और हो सकती है इन्फ्लुएंस इंटेंशनली अदरवाइज, ये भी सही है, बिकॉज बिल्कुल सही बात है, ये होता है क्योंकि ऐसा हो सकता है। तो दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है आपका ऑप्शन नंबर ए। सही।